एक 32-35 साल का नौजवान लॉरेंस बिश्नोई एकदम इतना मशहूर कैसे हो गया? चाहे शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, जब एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है। कनाडा गवर्नमेंट जो है उसने पहली मर्तबा किसी गैंगस्टर के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको दहशतगर्द करार दिया गया और उसका ताल्लुक भारत से था। दाऊद इब्राहिम का खौफ खत्म, डी कंपनी खत्म। डी कंपनी एक तरीके से खत्म हो चुकी है इंडिया में। पकड़ना मुश्किल नहीं और नामुमकिन भी नहीं है, सब कुछ संभव है और कभी भी कोई अच्छी खबर आपको हो सकता है कि ये सोचने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और आप देख रहे हैं जीरो से डिजिटल मीडिया। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। गो के उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन शायद उसकी कुछ जड़ें पाकिस्तान से भी मिलें। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की, जहां से हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, आनंद तिवारी, जो कि न्यूज़ 18 से वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से इंडिया में जो बड़ी क्राइम की वारदातें होती हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो क्रिमिनल्स के, जो दहशतगर्दों के, या कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें अगर आनंद तिवारी का नाम ना लिया जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। इनके इदारिये, इनके तज्ज़िये, इनके इंटरव्यूज़ लोग जो हैं वो मिलियंस में देखते हैं और यूट्यूब में भी काफ़ी फेमस हैं, इंडिया में भी काफ़ी फेमस हैं। तो आज मैं अपने शो में जो है वो आनंद तिवारी साहब को वेलकम कहूँगा। वेलकम आनंद तिवारी साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार हैदर साहब, मैं एकदम बढ़िया हूँ। नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। और अभी हम कुछ वक्त पहले ही हमारा आमना सामना हुआ था एक पॉडकास्ट में, और ये दूसरा मौका है जब हम दोनों एक मंच पर हैं। कैसा मौसम है इंडिया का? कैसे हालात हैं इंडिया के? अब सर्दी वर्दी शुरू हो गई है या नहीं? देखिए, बिल्कुल अमन शांति है हिंदुस्तान में और अच्छी सर्दी पड़ रही है। लोग अभी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं और ईश्वर की कृपा से यहाँ का मौसम और मिजाज दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा नाज़रीन, आनंद तिवारी साहब को जो आज हमने अपने प्रोग्राम में मधु किया है और एक टॉपिक का जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया है, आप लोगों ने धुरंधर का तो नाम बहुत सुना होगा। रहमान की फिल्म बनी, बड़ी हिट हुई और ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान बल्कि दुनिया में वो फिल्म देखी जा रही है। लेकिन हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि आनंद तिवारी साहब को हमने यहाँ बिठाया तो धुरंधर पे उनसे कुछ पूछेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टॉपिक है भारत में एक क्रिमिनल, एक बड़ा फेमस किरदार, जिसने बहुत जल्दी जो है वो क्राइम की दुनिया में अपना नाम पैदा किया। बिल्कुल आपके जहन में जो नाम आ रहा है वही है, इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भारत में तो बहुत चर्चे हैं, पाकिस्तान में भी लोग उसको जानते हैं। तो आज हम आनंद तिवारी साहब से बिश्नोई के बारे में, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कुछ सवालात करेंगे जो कि आप जानना चाहते हैं, वो सवालात जो आपके दिल में हैं। कोशिश करेंगे कि आनंद तिवारी साहब से वो चीज़ें पूछें और वो हमसे शेयर कर सकें, क्योंकि आनंद तिवारी वो वाहिद क्राइम रिपोर्टर हैं भारत के जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू लिए। तो तिवारी साहब, मुझे पहले तो ये बताएं कि एक 32-35 साल का नौजवान लॉरेंस बिश्नोई एकदम इतना मशहूर कैसे हो गया? कोई कहता है कि पुलिस वाले का बेटा था, बिगड़ा हुआ था और मशहूर हो गया। क्या इसमें कोई हकीकत है, आप समझते हैं? देखिए हैदर साहब, मैं करीबन 20 सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस और बाकी एजेंसियों को कवर कर रहा हूँ। मैंने जब सलमान खान वाला ये केस सुना कि काले हिरण वाला जो हुआ है पूरा प्रकरण, उसमें एक कोई गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कि सलमान खान जो सुपरस्टार है इंडिया के, करोड़ों दिलों के जो हीरो हैं, उनको धमकी दी है। तो उसके बाद साल 2021 में एक दिल्ली में मर्डर होता है एक पहलवान सागर धनखड़ का। तो वो पहला मौका था जब मैंने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसका कैमरे पे इंटरव्यू किया था। मेरा ख्याल है आप सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप मेरा ख्याल है पहले साफी होंगे भारत में जिसने पहली दफा उसका इंटरव्यू लिया था लॉरेंस का। जी बिल्कुल। जहां तक जो मैंने जितना सुना और देखा है टेलीविजन को, मुझे लगता नहीं शायद न्यूज़ 18 इंडिया से पहले कैमरे पे लॉरेंस बिश्नोई ने किसी चैनल को इंटरव्यू दिया। तो
जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब सागर धनखड़ हत्याकांड हुआ तो पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो एंटी टेरर यूनिट कही जाती है, काफी मजबूत स्तंभ में दिल्ली पुलिस का, जब वो पेशी पर लॉरेंस बिश्नोई को लेके आए थे तो उस दौरान कोविड का समय चल रहा था और मेरी उस दौरान लॉरेंस बिश्नोई से बात हुई। लॉरेंस बिश्नोई से मैंने 4-5 सवाल पूछे, जिसका उसने बड़े बेबाकी से जो है वो जवाब दिया। उसकी जो पूरी लीगल टीम है वो उसके साथ थी पटियाला हाउस कोर्ट में, और उस दौरान मैंने उस हत्याकांड पर उससे सवाल पूछे। उसमें उसने कुछ गैंगस्टरों के भी नाम बताए जिनसे उसके रिश्ते हैं, पहलवानों के नाम बताए। अच्छा। और उसके बाद हमने लगातार जो है वो कई सीरीज जो है, नंबर ऑफ सीरीज जो है वो लॉरेंस बिश्नोई पर की, और 2-3 दफा मैं उससे पुलिस कस्टडी में भी उससे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने देखा कि किस तरह का उसका रहन सहन है, किस तरह का उसका पहनावा है। तो मुझे नहीं लगा कि ये इतना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही चार्मिंग सा दिखने वाला लड़का और फिर जिसकी है जो स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक रखता है, और एक कानून का छात्र था जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ की, और वो कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। तो जब हमने बहुत सारी स्टोरीज पे कवर करना शुरू करी तो धीरे धीरे हम जब डेप्थ में गए तो हमें पता चला कि जितने भी ये नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर थे जिनका अधिकतर का ताल्लुक जो है वो हरियाणा और पंजाब से था, ये शुरू में सारे एक होनहार छात्र थे अपने इसके। अच्छा, स्कूल की आपने तिवारी साहब बात की, और उससे पहले आपने एक काले हिरन की बात की। लेकिन काला हिरन, जितनी मेरी मालूमात है, ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान में हूँ, आप भारत में, आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में समझते हैं कि ये एक मजहबी अकीदत जो है वो काले हिरन से जो है वहाँ के लोगों की है। तो क्या मैं ये समझूं कि लॉरेंस के गैंगस्टर बनने के लिए इस काले हिरन का बड़ा अहम किरदार है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जिस बिश्नोई समाज से आता है वो लोग जीव रक्षा को लेके काफी ज्यादा सजग हैं, और वो जीवों को अपना अपने अपने बच्चों से जैसा मानते हैं। अच्छा। तो हम लॉरेंस बिश्नोई के पैतृक, हाँ, हम लोग न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उसके उसके होम टाउन, उसका जो पैतृक गांव है पंजाब के अबोहर में गुजरावाली, हम लोग वहां भी गए। हमने वो लॉरेंस बिश्नोई का घर दिखाया जहाँ पर उसके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। इसके अलावा हमने उसके दोस्तों से बात की, उसके उस समय के जो उसके स्कूल टीचर थे, यहाँ पर वो खेलने जाता था, वो तमाम चीजें हमने कवर की। तो हमें पता चला कि ये जितने भी बिश्नोई समाज है वो जीव रक्षा को लेके, जीवों को लेके बड़े सजग हैं। और जब ये काले हिरन का शिकार हुआ, हालांकि उसमें सलमान खान को कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है, लेकिन बिश्नोई समाज और लॉरेंस बिश्नोई है जो दूसरे गैंगस्टर है, वो ये समझते हैं आज भी कि काले हिरन के लिए जो जिम्मेदार है वो सलमान खान है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग की गई। इसके अलावा उनका जो पनवेल का फार्म हाउस था वहां पर कई राउंड फायरिंग की गई, कई शार्प शूटर्स पकड़े गए। फिल्म रेडी जो एक सलमान खान की फिल्म थी, उसकी शूटिंग के दौरान भी सलमान खान को टारगेट करने की लॉरेंस बिश्नोई और उसके एसोसिएट्स ने कोशिश की। कई जो गैंगस्टर थे, संपत नेहरा या बात कर लें दूसरे, वो लोग मुंबई में रुकते हैं, रैकी करते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ, और बाद में वो पकड़े भी जाते हैं। दिल्ली पुलिस की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, या जो पंजाब पुलिस के इनपुट पर या हरियाणा पुलिस के इनपुट पर जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच थी, उसने रेड्स की और कई आरोपियों को उसमें गिरफ्तार भी किया। तो क्या उनका ताल्लुक था बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई से, जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, सलमान खान पे जितनी बार भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, उनके चाहे घर को या उनके फार्म हाउस को जब भी टारगेट किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई, उसमें जितने भी लोग पकड़े गए सबका ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही निकल के आया। शुरू में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गुजरा, ये तमाम एक अच्छे दोस्त होते थे, ये इनका एक ही गैंग था। अच्छा तिवारी साहब, माजरत के साथ आपकी एक बात काट के मैं नाजरीन से एक बात शेयर करूंगा, और उस बात का फिर आपसे मैं सवालात पूछूंगा। नाज़रीन, एक अहम बात हम आपको बताएं कि जिस गांव का, लॉरेंस बिश्नोई के जिस गांव का जिक्र अभी तिवारी साहब ने किया है, वहाँ की एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम तिवारी साहब की तरफ जाके उसकी मज़ीद डिटेल पूछेंगे। वहाँ के गांव वाले सलमान खान की फिल्में बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो अभी भी अपना हीरो लॉरेंस बिश्नोई को मानते हैं। क्या इसमें हकीकत है तिवारी साहब? बिल्कुल बिल्कुल हैदर साहब, इसमें पूरी हकीकत है। जब हम लॉरेंस बिश्नोई के गांव गए और देर शाम तक हमारा इंटरव्यू चलता रहा गांव में, तो हमने वहाँ की जो महिलाएं थी और जो युवा लड़कियां थी, हमने उनके साथ एक चौपाल की, उनके इंटरव्यूज किए। तो हमने उनसे पूछा कि बॉलीवुड की फिल्में देखती हैं तो आपका हीरो कौन है? उन्होंने कहा हम सलमान की फिल्में जरूर देखते हैं, वो अच्छा हीरो, लेकिन हमारा सुपरस्टार तो लॉरेंस बिश्नोई है, और हम सलमान खान को जब तक माफी नहीं देंगे, जब तक कि वो मुकाम मंदिर में आके माफी नहीं मांगेंगे, वो नहीं मानेंगे कि
उन्होंने काली हिरण का शिकार किया था। मुकाम मंदिर बिश्नोई समाज का एक बहुत ही पवित्र मंदिर है, उसकी बहुत वो पूजा करते हैं और उनके उनके अनुयायी ही जो है वो बिश्नोई समाज है, जो मुकाम मंदिर है उनका राजस्थान में। अच्छा, फिर मुझे अपने नाज़रीन की तरफ जाना पड़ेगा जो हमारा चैनल देख रहे हैं। एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, एक मालूमात और मैं आप लोगों को देता हूँ और फिर वो शेयर करने के बाद फिर हम तिवारी साहब से उसी के बारे में पूछेंगे जैसा कि पूछा है। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये बताया जाता है कि बेशक वो वहाँ का गैंगस्टर है, वहाँ के लोगों का हीरो है, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है कि वो अपने हिसाब से बहुत मजहबी है और वो अपने मज़हब पे उसको पूरी कमांड हासिल है। वो कोई भी चीज़ करने से पहले उसका एक मखसूस सलाम है अपने मज़हब के हवाले से। वो जो ईमेल करता है, वो जो किसी भी जो वहाँ पे कांड होता है उसको कबूल करता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चलता है वहाँ की एजेंसीज को कि ये वाकई काम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है। जी तिवारी साहब बताएं, क्या इसमें हकीकत है कि वो लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी मजहबी आदमी है? देखिए बिल्कुल, जितना कि जो भारत की एजेंसियां हैं और जो हमने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर स्टडी की, उसके घर वालों से, उसके चचेरे भाई या उनकी लीगल टीम से जो हमारी बातचीत हुई, उसमें हमें ये जानकारी पता चले कि ये जो पूरा लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, ये जो उनका अलायंस है और जो लोग अभी गैंग से बाहर हो गए हैं दूसरे गैंग में, उन्होंने अपना अलग गैंग बना लिया है, तमाम लोग इनकी टैगलाइन थी जय बलकारी। क्या टैगलाइन थी? बड़ा मर्डर होता जय बलकारी। अच्छा, ये बजरंग बली का नाम है बलकारी, तो ये बजरंग बली के भक्त हैं जितने भी गैंगस्टर हैं। जय बलकारी का एक तरीके से क्या टैगलाइन है, टैगलाइन बोल सकते हैं। तो जब भी ये कोई पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, कोई वारदात की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई मर्डर कराते हैं, उसमें जय बलकारी के नाम से ही वो पोस्ट आती है। उसमें बाद में तमाम गैंगस्टरों के नाम लिखे होते हैं हैशटैग के साथ और पूरी वो जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। अगर आपने जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई की बात की, तो जितना मैंने लॉरेंस बिश्नोई को पढ़ा लिखा, जितना मैंने समझा, ग्राउंड पे जाके जितने भी गैंगस्टरों के मैं घर गया हूँ, ग्राउंड जीरो से मैंने जो रिपोर्टिंग की है, उसमें मुझे पता चला कि जो भी ये पूरा गैंग है नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टरों का, जो खासतौर पे लॉरेंस बिश्नोई या हरियाणा पंजाब से जो गैंगस्टर ताल्लुक रखते हैं, गोल्डी बरा, रोहित गुदारा, संपत नेहरा, इसके अलावा अनमोल बिश्नोई, ऋतिक बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी ने तो अलग जगह भी शादी करी, बीच में एक लेडी डाउन है रुरादा उसके साथ। लेकिन जो अधिकतर गैंगस्टर हैं वो लंगोटधारी हैं, वो कुमारे हैं, ना उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, ना उन्होंने शादी की है। अच्छा। जैसे कि जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जितना हमने सुना जेल वालों से या पुलिस वालों से, जब वो कस्टडी में आता है, कि नवरात्रि में वो 9 दिन के मौन व्रत रखता है, सूर्य नमस्कार करता है, इसके अलावा अन्न उसने त्याग रखा है, दूध दही इस तरह की चीजें उसको खाने का शौक है और कम बोलता है जितना पुलिस। क्या 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 रखता है वो? 9 भरत रखता है? 9 दिन के मौन व्रत रखता है, कि बोलता नहीं 9 दिन तक। 9 दिन तक। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको रोक रहा हूँ अभी इस वक्त तिवारी साहब, एक चीज़ मैं आपको और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताता चलूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी 9 दिन चुप रहता है और वो अपना चुप तोड़ता है, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा काम भारत में हो चुका होता है जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग कबूल करता है। इसमें हकीकत है? देखिए हैदर साहब, ये या तो इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई खतरनाक इत्तेफाक है, कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है, 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रखा, तब तक भारत में कोई बड़ा कांड हुआ है। और हाल में जो बाबा सिद्दीकी, जो एक राजनीतिक शख्सियत थे महाराष्ट्र की, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती थी रोजा अफ्तार पार्टी में, चाहे शाहरुख खान की बात करें, सलमान खान की बात करें, आमिर खान की बात करें, तो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या थी वो दशहरे के दिन की गई थी और दशहरे के ठीक पहले नवरात्रि का त्योहार होता है और उस दौरान भी लॉरेंस बिश्नोई ने मौन व्रत रखा था और दशहरे के दिन ही ताबड़तोड़ गोली मार के जो शूटर थे अनमोल बिश्नोई के, उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। और बाद में ये पता चला कि उस दौरान वो जेल के अंदर है लॉरेंस बिश्नोई और उसके मौन व्रत चल रहे हैं और अगले दिन ये इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो ये जांच एजेंसियों को माथा ठनका कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तो क्या इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या कोई पहले से प्लानिंग जेल में बैठकर ये लॉरेंस बिश्नोई तय कर लेता है और बिना मोबाइल फोन के ये सब कैसे संभव हो पाता है कि जेल में एक कुख्यात गैंगस्टर। अभी आपने पता किया कि
अभी आपने उनसे पता कि आप तो माशाल्लाह उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इंटरव्यू लेते रहते हैं। ज़ाहिर बात है एक सहाफ़ी का जो है वो गैंगस्टर से भी ताल्लुक होता है, एक पुलिस वालों से भी और नेताओं से भी ताल्लुक होता है। क्या आपने उससे पूछा कि अब अगला वो नौरती जो वो है वो चुप कब रखने वाला है वो? ताकि हम सब लोग होशियार हो जाएँ, भारत भी होशियार हो जाए? नहीं, देखिए ऐसा साहब, जैसा कि आपने भी जो रहमान डकैत है जो फिल्म आई थी उसका आपने इंटरव्यू किया, जो वहाँ के सुपर कॉप थे इनकाउंटर इंस्पेक्टर असलम चौधरी साहब, उनका भी आपने इंटरव्यू किया। तो हमारा भी पेशा बिल्कुल आपकी के जैसा है। हिंदुस्तान में क्राइम रिपोर्टिंग का बहुत सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल से हमें बात करना होता है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से हम इंटरव्यूज करते हैं। तो जितना मेरा तजुर्बा रहा है अपने करियर का, मैंने नॉट इंडिया के शायद ही ऐसा कोई एक दो गैंगस्टर बच्चे होंगे जिनके घर में ना गया हूँ कवरेज करने, और मैंने जानने की कोशिश की कि इनकी क्रिमिनल बनने के पीछे की वजह आखिर क्या थी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे गैंगस्टरों के घर हम गए, जिसमें आप रोहित गुदारा की बात कर रहे हैं, रोहित गुदारा के भी घर गया, बीकानेर के पास उसका घर है, गोल्डी बराड़ के भी घर गया हूँ मैं, लॉरेंस बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के भी घर में गया हूँ, संपत नेहरा जिसके फादर खुद पुलिस में होते थे चंडीगढ़ में, उनके फादर का इंटरव्यू में करके आया हूँ। ऋतिक बॉक्सर जो एक युवा गैंगस्टर होता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, उसके घर में गया हूँ। काला राणा संदीप जिसका नाम है काला जठेड़ी संदीप राणा, इसके घर भी मैं गया हूँ। इसके अलावा नुराना चौधरी जो लेडी डॉन जैसे भारत की कहा जाता है, जिसका ताल्लुक राजस्थान से, इनका भी हमने इंटरव्यू किया। तो हमने जब इन सब की कहानी सुनी तो हमें लगा कि पीछे ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम का शिकार थे, इनकी कुछ कुछ अपनी दुश्मनियां थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी, वहां पर ये सारे गैंगस्टर जो अब गैंगस्टर है, जो पहले एक अच्छे हुनर छात्र हुआ करते थे जो वहां पर पढ़ते थे, जिसमें गोल्डी बराड़ है, लकी पटियाल है, लॉरेंस बिश्नोई है, संपत नेहरा है, ये सारे जितने भी नाम आपको बता रहा हूँ, ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अच्छे छात्र, मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से या कुछ पढ़ना चाहते थे या एथलीट बनना चाहते थे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जा रहा है कि ये भी एथलीट्स था या गेम से इसको भी बड़ा लगाव था। खैर बहरहाल ये बताइए कि इतनी जल्दी कोई गैंगस्टर की दहशत कैसे फैल सकती है? क्या इसके पीछे किसी नेता का हाथ है, किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है? क्योंकि ये जो फैमिली बैकग्राउंड है, जितना मैंने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता किया है कि इतनी कोई रिच या कोई बड़ी ताकतवर फैमिली से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये इतना मशहूर हो जाना और जेल में इतनी अय्याशी से ज़िंदगी गुजारना, मेरे और आप जैसा बंदा तो नहीं, कई साथी जेल में हैं बेचारे, उनको तो खाने को सही नहीं मिलता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? नहीं, देखिए लॉरेंस बिश्नोई के घर हम जब गए थे स्टोरी करने, तो जो उनके चचेरे भाई हैं, हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम घर से करोड़पति हैं, 100 बीघा जमीन है हमारी। अच्छा। और एक मिथ ये भी था मीडिया में कि उसके फादर पुलिस में है, उसके Exactly. फादर पुलिस में नहीं थे, वो लोग किसान थे, उसके फादर। तो उसके परिवार में कोई भी उसके पुलिस से नहीं रहा। दोनों भाई हैं, अनमोल और लॉरेंस, दोनों सगे भाई हैं। एक को अभी भारत की एजेंसियां डिपोर्ट करके भारत लेके आने में सफलता हासिल की है, जो इस वक्त जो एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ सेंट्रल जेल है उसमें बंद है। और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इस वक्त गुजरात की साबरमती में एक हाई रिस्क सेल है, उसके अंदर बाकायदा सीसीटीवी मॉनिटरिंग में उसको रखा गया है, वहां पर वो बंद है। तो ये सारे गैंगस्टर, मैंने आपको जैसा बताया कि जब एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है पंजाब के मानसा में, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो कद था वो इतना ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान के अंदर की देखते देखते वो न केवल हिंदुस्तान के करीबन 12-13 स्टेट से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। आज हिंदुस्तान में आप पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, चंडीगढ़ ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, इन तमाम राज्यों में, गुजरात ले लीजिए, यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई के 60 शूटर, उसके एसोसिएट, उसके गुर्गे एक्टिव हैं। करीबन 1000 से ज्यादा गैंग मेंबर इनके गैंग में हैं। ये गैंग पहले एक ही होता, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्डी बराड़, रोहित गुदारा, ये अनमोल बिश्नोई। अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको, मुझे एक चीज़ क्लियर करें ज़रा कि इस वक्त बताया जा रहा है कि जैसे लोग पहले ऋतिक रोशन बनना चाहते थे, अमिताभ किसी ज़माने में बनना चाहते थे, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त बनना चाहते थे। आज का जो नौजवान है, ख़ासतौर पे जो इलाकों के आपने नाम लिए, पंजाब के, राजस्थान के और हरियाणा के, यहाँ के बारे में बताया गया कि आजकल जो यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन है स्कूल की या कॉलेजेस की, वो ड्रेसिंग जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह करते हैं। उनका रख रखाव, उनके एक्शन जो है वो लॉरेंस
बिश्नोई की तरह हैं, और बाद लोगों ने तो अपनी गाड़ियों के पीछे भी लिखवाया हुआ है। क्या इसमें हकीकत है? देखिए अगर साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। अल जजीरा के जो हेड थे वो एक बार इंडिया आए थे जब मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करता था। तो हमारे टीचर ने हमें बताया था कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी नहीं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जो 3 सी हैं वो सबसे ज्यादा देखे सुने जाते हैं: क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा। गुड। इनकी इनके इनके फॉलोअर्स, इनके चाहने वाले पूरे वर्ल्ड में हैं, क्राइम, क्रिकेट और सिनेमा के। तो क्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है, लोगों को जुर्म की राह पे भी ले जाता है, लोग जेल भी जाते हैं, पुलिस की गोलियों में मारे भी जाते हैं, विदेशी धरती पे छुपते भी हैं। तो एक पैशन है क्राइम कुछ लोगों का। वो जाहिर सी बात है, उसमें यहाँ के भी कुछ युवा जो है वो इन गैंगस्टरों से प्रभावित होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, अलग अलग ऐप के जरिए। और उनको लगता है कि एक क्राइम की जो लाइफ है वो जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, हॉलीवुड बॉलीवुड की या और दूसरी कंट्रीज की, तो एक वो चार्म या एक वो ग्लैमर जो है वो गैंगस्टर बनने में या गन थामने में है। तो ये होता है। और इसमें बहुत सारे युवा जो है वो इस तरह के लॉरेंस बिश्नोई या जो दूसरे गैंगस्टर हैं उनके गैंग को शामिल भी किए हैं। और यही वजह है कि कहता साहब कि आज लॉरेंस बिश्नोई का जो कुनबा है उसमें करीबन 800 से ज्यादा शॉर्ट शूटर गैंगस्टर हैं। और ऐसे ही अपने ही खानदान के? बिल्कुल, हाँ, हिंदुस्तान के हैं, बाहर भी उन्होंने आउटसोर्सिंग कर रखी है। और इतने ही गैंगस्टर के जो लंबी फौज है, वो चाहे आप ओशन चौधरी हरियाणा का गैंगस्टर उसकी बात कर लें, या जो बम्बिया गैंग है जो पंजाब से ताल्लुक रखता है उसमें जो शार्प शूटर है, या गोल्डी बारा रोहित गोदारा का जो गैंग है उसमें भी उनके पास भी इतने शार्प शूटर है। तो क्रॉस बॉर्डर से ये हथियार मिल रहे हैं, अत्याधुनिक अलग अलग देशों से इनके पास अत्याधुनिक हथियारों की खेप आती है। उससे ये बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने अपना क्राइम सिंडिकेट फैला रखा है। कनाडा में तो उसको आतंकवादी तक घोषित किया गया है। और वहाँ की सरकार अच्छा अच्छा, तिवारी साहब, अभी आपने पड़ोसी मुल्क की बात की कि वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, और ऐसा होता है हमेशा कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को नीचे दिखाने के लिए सपोर्ट करता है। खैर, हमारा ये टॉपिक है भी नहीं और हमने इस पर गुफ्तगू भी नहीं करनी, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो लॉरेंस बिश्नोई है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप ये समझते हैं कि इससे कबल, लॉरेंस बिश्नोई से कबल, भारत में जो गैंगस्टर गैंग्स जितने भी होते थे वो एक अम्ब्रेला के नीचे होते थे, और उस अम्ब्रेला को लीड करता था दाऊद इब्राहिम। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को नीचा दिखाने के लिए, उसको, उसकी दहशत को कम करने के लिए अंडरवर्ल्ड में की लॉरेंस बिश्नोई को प्लांट किया जा रहा हो? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को किसी भी एजेंसी ने प्लांट नहीं किया है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इतना जरूर सही है कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम का 80 के दशक में महाराष्ट्र पे कंट्रोल था, मुंबई पे कंट्रोल था, बॉलीवुड पे कंट्रोल था, और उसके बाद जब 93 ब्लास्ट हुआ उसके पहले दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के भाग गया। और जब से उसे ग्लोबल टेररिस्ट कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है, तो एक जो हमारे भारत की जांच एजेंसी है NIA, उसने अपनी एक चार्जशीट में भी ये कहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका जो सिंडिकेट है वो दाऊद इब्राहिम के तर्ज पर ही बढ़ रहा है और उसी पैटर्न पर वो काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको लेके मत रखते हैं कि एक हिंदू डॉन है, भारत का एक हिंदू डॉन है। और जो एक मुस्लिम डॉन की जो छवि थी दाऊद इब्राहिम की, कहीं ना कहीं उसको काउंटर ये करता है। और उसको लेके उसने बहुत सुर्खियां भी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई, और जैसा कि मैं उसके एयरलाइंस गैंग के उसके जो साथी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत सुर्खियां बटोरी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने मुंबई में जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जब करवाया तो उससे पूरे बॉलीवुड में दहशत मची। और सलमान खान जो एक सुपरस्टार है भारत के, और न ही सुपरस्टार भारत के बल्कि पाकिस्तान तक में उनके चाहने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं मिलियंस में, उन तक में दहशत हुई कि इतनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार से ज्यादा अगर आप सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, शार्प शूटर भेज रहे हैं, उनके घर पर, उनके फार्म हाउस पर रेकी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉलीवुड में एक दहशत का माहौल था लॉरेंस बिश्नोई के नाम का। और यही वजह कि लॉरेंस बिश्नोई का कद सिद्धू मूसेवाला के बाद देखते देखते बढ़ता गया। और जब सलमान को उन्होंने टारगेट करा, और उसके लिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जब इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया। अच्छा, बाबा सिद्दीकी के बारे में यह है कि वो दाऊद इब्राहिम से के दोस्त थे और इन टच रहते थे, क्योंकि बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम की बड़ी दहशत भी कह लें, ताल्लुकात कह लें, या उनकी बात सुनी जाती थी, समझी जाती थी, अब तक की इतलात के मुताबिक, आज तक की। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की बॉलीवुड में एंट्री के बाद
दाऊद इब्राहिम की कदर कुछ कम हुई है, कुछ दहशत उसकी कम हुई है भारत में या नहीं? दूसरा सवाल मुझे ये बताइएगा, क्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि हिंदू गैंगस्टर और मुस्लिम गैंगस्टर, दाऊद इब्राहिम को लोग एज अ मुस्लिम डॉन तस्वुर करते थे और लॉरेंस बिश्नोई को एज अ हिंदू डॉन, तो क्या इनके गैंग में, दाऊद इब्राहिम के गैंग में हिंदू भी हैं और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में मुस्लिम भी शूटर हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो भी गैंगस्टर होते हैं ये नीड टू नीड बेसिस पे आउटसोर्स करते हैं। इनके गैंग में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई रिलीजियस कोई लेना देना नहीं होता है, कोई कम्युनिटी से लेना देना नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे नीडी लोग होते हैं जिनको की कोई जरूरत होती है पैसों की या कोई दूसरी तरीके की, उनको ये लोग अपने गैंग में शामिल करते हैं। या एक तरीके से जो रॉबिन हुड वाली छवि होती है वो भी होती है कि जेलों में जब ये गैंगस्टर इनके एसोसिएट बंद होते हैं तो किसी की बहन की शादी करवा दी, किसी के भाई का इलाज करा दिया, किसी के बच्चे को एडमिशन दिला दिया। इससे क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद उन गैंगस्टरों को यूज करते हैं, उन लड़कों को यूज करते हैं, हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये पैटर्न हमेशा से रहा है, चाहे दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट रहा हो या लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट रहा हो। लेकिन इतना जरूर है कि भारत की एजेंसियों की मुस्तैदी से हैदर साहब, हमने देखा है कि अब जो डी कंपनी है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है इंडिया में। बहुत सारे उसके जो एसोसिएट थे, उसे दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस, गुजरात पुलिस, गुजरात की एटीएस, इन लोगों ने वक्त वक्त पर पकड़ा है और जितनी भी नापाक साजिश थी डी कंपनी की, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया है और कोई बड़ी वारदात भारत में नहीं होने दी है। और मुंबई में एक तरीके से जो डी कंपनी का खौफ था, वो मुझे लगता नहीं कि वो डी कंपनी का खौफ है। कुछ लोग होंगे जो अभी भी उनके मददगार होंगे, जो अंदर खाने में कहीं ना कहीं डी कंपनी को मदद करते होंगे, लेकिन खुलेआम या जो पहले दहशत थी ऐसी दहशत नहीं है, क्योंकि अब वो समय बदल चुका है और अब एजेंसियां बहुत ज्यादा मुस्तैद हो चुकी हैं। और भारत की एजेंसियों का ये टारगेट है कि जो हिंदुस्तान की धरती पर जो गैंगस्टर है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और जो विदेशी धरती पर जो गैंगस्टर है उन्हें भारत लाया जाए। अभी मैं पंजाब पूरा कवरेज करके आया था, ड्रोन स्टोरी, तो पंजाब पुलिस के हवाले से मैं बताता हूँ कि करीबन 100 से ज्यादा ऐसे अपराधी हैं जो विदेशी धरती में छुपे हुए हैं, जिनको कि भारत लाने के लिए लगातार भारत की एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें आतंकवादी भी है, जिसमें गैंगस्टर भी है, जिसमें ड्रग्स माफिया भी है, बहुत सारे अलग अलग अपराधों में शामिल अपराधी हैं। तो 100 से ज्यादा तो तादाद ही केवल पंजाब पुलिस के उनके रिकॉर्ड में है। तो ऐसे विदेशी धरती में बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर, खालिस्तानी आतंकवादी और जो दूसरे देश विरोधी लोग हैं जो विदेशी धरती पर है, चाहे वो पुर्तगाल में, चाहे वो अजरबैजान में, चाहे वो यूएई में, यूएस में या और गल्फ कंट्री में जो शरण लिए हुए हैं, छुपे हुए हैं, उनको ढूंढा जाए, उन्हें इंटरपोल की मदद से और सेंट्रल जेल की मदद से भारत लाया जाए। आप क्या समझते हैं, डी कंपनी या एलबी ग्रुप, अभी किसका टेका ज्यादा है? किसने एक दूसरे पे सबकत ले ली? वो जैसे एक एथलीट नहीं होते, भाग रहे होते हैं, कभी वो आगे तो कभी वो पीछे, तो अभी एलबी कंपनी आगे है या डी कंपनी आगे, या दोनों बराबर बराबर है? जैसा मैंने बताया था साहब, अब डी कंपनी इंडिया में लगभग खत्म हो चुकी है और आपने देखा होगा कि यहाँ पर उनके कोई ऑपरेशन नहीं होते हैं। इक्का दुक्का कोई बंदा उनका पकड़ा गया तो ठीक है, लेकिन जैसे कोई बड़ी वारदातें वो पहले करवाते थे या कॉन्टेक्ट किलिंग कराते थे, या बॉलीवुड में उनकी धमक होती थी, वो फिल्म स्टारों को या प्रोड्यूसरों को फोन करते थे कि उनके हिसाब से फिल्में बने, किसको रोल क्या देना है, वो चीजें लगभग मेरी ख्याल से खत्म हो गई, जितना एजेंसी से मेरा वास्ता होता है और जितना जानकारी हमें मिलती है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले अगर आप 2020 से अगर आप जोड़ लें 4-5 सालों में, तो लॉरेंस बिश्नोई का कद बहुत ज्यादा बड़ा है हिंदुस्तान में। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की करीबन 12 स्टेट और करीबन 6-7 कंट्री है, जिसमें कनाडा मान लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, पुर्तगाल ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, यूएई ले लीजिए। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा सिंडिकेट है वो लगभग एक्टिव है, काम कर रहा है। और न केवल लॉरेंस बिश्नोई का, जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जैसा कि लगातार आपको बता रहा हूँ कि जो गोल्डी बरार रोहित मुद्रा का जो गैंग था, वो भी विदेशी धरती से लगातार अपने अपने एसोसिएट्स के साथ ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो एक्सटॉर्शन के लिए, अपने गैंग को मजबूत करने के लिए। और जेलों में भी इनके जो एसोसिएट्स हैं वो जेलों से भी लगातार अपना नेक्सस जो है वो चलाते हैं। हालांकि जेल में बहुत सारी सख्तियां वक्त वक्त पर होती रही है और जेल सुधार गृह बने लोगों का, जो अपराधी है उस पर एजेंसियां जोर देती, ना कि वो क्रिमिनल का अड्डा बने जेल। ये ना केवल हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की जेलों का ये हाल है। हमने फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की।
तिवारी साहब, एक चीज़ मुझे मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी कि कनाडा गवर्नमेंट जो है उसने पहली मर्तबा किसी गैंगस्टर के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको दहशतगर्द करार दिया गया और उसका ताल्लुक भारत से था और उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई था। ये क्या हकीकत है? क्या ऐसी कनाडा गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक दहशतगर्द या गैंगस्टर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इसका मतलब है कोई बहुत हाई फाई इशू है। बिल्कुल एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई थी कनाडा में। निज्जर जिसका नाम था, और जब निज्जर हत्याकांड हुआ तो कनाडा की सरकार, वहां की पुलिस को लगा कि ये हत्याकांड जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कराया है। और उसके बाद कुछ वक्त पहले कनाडा की सरकार, वहां की एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया। कुछ वक्त पहले, शायद मुझे लगता है कि पहला ऐसा मौका होगा कि एक नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर का नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरा देश जो है वो ले रहा है और उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। और देखिए, कनाडा किसी से छुपा नहीं कि कनाडा में बहुत सारे गैंगस्टर जो हैं या खालिस्तानी आउटफिट जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर की मदद लेके वहां से दहशतगर्दी फैला रहे हैं और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। भारत के एक मशहूर कॉमेडियन है, उनके कैफे तक पे जो कनाडा में फायरिंग की गई। दुबई जो सबसे सेफ कंट्री मानी जाती है, अभी राइडर साहब आप चौक जाएंगे, वहां पर एक हत्याकांड हुआ। अभी यूएई में हत्याकांड कराया। लॉरेंस बिश्नोई के पहले साथी थे रोहित गोदारा गैंगस्टर, उस गैंग ने वहां पर एक हत्याकांड भी कराया, उसका वीडियो भी आया सोशल मीडिया पे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक। अच्छा, तिवारी साहब, ये मुझे बताएं, अभी आपने दुबई का जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई के, मेरी इतलात के मुताबिक इन ग्रुपों में आपस में भी झगड़ा शुरू हो गया। 3 लोगों में 3 गैंगस्टर जो हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के साथी थे पहले, उनमें आपस में भी कोई गैंग वॉर शुरू हुई है? देखिए, आपका इंफॉर्मेशन एकदम बिल्कुल सही है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये पूरा एक साथ इन्होंने पूरा गैंग कई सालों तक चलाया, बड़े बड़े हत्याकांड इन्होंने करवाए, चाहे उसमें राजू ठेठ हत्याकांड हो या सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड हो या सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, उसके बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो। इसमें ये पूरा तीनों लोगों का गैंग था जो एक्टिव था। लेकिन कुछ वक्त पहले कुछ इनकी आपसी कहासुनी या कुछ अंदरूनी मसलों को लेकर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा एक हो गए और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई है उससे किनारा कर लिया। और दोनों बिल्कुल इस दौरान अभी एक दूसरे की जान के दुश्मन। ये दुबई वाला जो वाकया हुआ है, दुबई वाला जो इंसिडेंट हुआ, वो इसी की कड़ी समझा जाता है। अच्छा, एक तिवारी साहब, आपका बहुत हमने वक्त ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं कि जो कि नाज़रीन को सुनने को बहुत कम मिलती हैं, हकीकत लोगों को नहीं पता होती, सुनी सुनाई बातों पे लोग वो कर रहे होते हैं। मुझे पता ये चला है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो वकील हैं वो एक खातून है। देखिए, बिल्कुल, जो लॉरेंस बिश्नोई की जो वकील है वो एक महिला है और रजनी खत्री जिनका नाम है, वो उनके हस्बैंड और उनकी पूरी लीगल टीम है। कई सारे लॉयर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और जो दूसरे गैंगस्टर हैं हरियाणा के, नॉर्थ इंडिया के या इनके ही है ना, इस गैंग के, उनका केस ये महिला लड़ रही हैं। और हमने उनका भी इंटरव्यू किया था और हमने उनसे पूछा भी था कि आपको क्या डर नहीं लगता इतने सारे गैंगस्टरों का? अच्छा, क्या विरोधी गैंगस्टर? तो ये उनका पेशा है, जैसा हमारा आपका पेशा है। तो जाहिर सी बात है, डर सबको लगता है और एजेंसी अपना काम भी करती हैं इस डर को दूर करने के लिए, गैंगस्टरों की एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए। तो ये और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि राजस्थान, पंजाब की एक यंग लॉयर थी, हमारे एक साथी ने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि वो फ्री में लॉरेंस बिश्नोई का केस लड़ती है और वो फॉलोअर थी लॉरेंस बिश्नोई का। कि उसके बाद वो लॉयर थी तो उन्होंने बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के केस लड़ूंगी और वो भी उनकी ही लीगल टीम में इस वक्त शामिल है। इसका मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है, इट्स बिकम कन्वर्ट टू गैंगस्टर टू सेलिब्रिटी। अब वो एक इंडिया की सेलिब्रिटी हो गया कि हर आदमी उसके कपड़े पहनना ये। अच्छा, ये सुना मैंने है कि ये खुराक भी बड़ी कम लेता है और कोई ज़्यादा चीज़ें खाने में का शौकीन नहीं है, कम बोलता है, लोगों से कम बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है। देखिए, बिल्कुल, जितना मैंने एजेंसी के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, जेल ऑफिसर से लॉरेंस बिश्नोई की दिनचर्या के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसने अन्न छोड़ रखा है, खाना कई सालों से ये अन्न नहीं खाता है। दूध, दही, घी, मक्खन
ये फल, ये खाना इसको, इसका शौक है। और स्टाइलिश महंगे जो हिंदुस्तान के जो बड़े ब्रांड्स के कपड़े होते हैं वो पहनता है। मैंने खुद एक पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई से मुझे मिलने का मौका मिला कुछ मिनट के लिए, तो मैंने वो देखा कि बड़े स्टाइलिश कपड़े उसने पहने हुए थे, महंगे महंगी टी शर्ट, महंगे जूते, जो शायद हम आप नहीं अफोर्ड कर वो सकते। ब्रांड तो जेल में ही पहुंचाते होंगे उनको एज अ गिफ्ट, कंपनियां खुशी से पहुंचाती होंगी। मैंने सवाल पूछा कि इतने महंगे कपड़े कैसे पहनता, तो ये उसके उसके चचेरे भाई जो है रमेश बिश्नोई, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि 100 बीघा जमीन है, हमें अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से तो कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये हमारे मौलिक अधिकार है कि हम अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। तिहाड़ जेल में एक टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ था, बड़ा वायरल हुआ था, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल। जब उसको मारा गया था, तो उसमें जो जो गैंगस्टर थे उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, जो शूज पहने हुए थे, महंगे महंगे जूते पहने हुए थे, महंगे स्टाइलिश उन्होंने ब्रांड की टी शर्ट पहने हुए थे, वो लग रहा था कि जेल में भी वो किस तरह से अपना स्टाइल जो है, अपना जो टशन है वो उन्होंने बना रखा था। तो लॉरेंस की दिनचर्या में यही है, जो सात्विक भोजन है वो शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। वो सूर्य नमस्कार करता है, नवरात्रि में 9 दिन के व्रत रखता है, अच्छा। और लंगोटधारी में हनुमान जी की पूजा करता है। तो ये उसकी लाइफस्टाइल का से जुड़े उसके ये पहलू हैं। हमने उसकी एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट में ये भी जानने की कोशिश की थी, उसका ये उसने बताया था कि अगर वो कभी जेल ब्रेक कर देगा या उसकी सजा पूरी हो जाएगी तो वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपने गैंग को ऑपरेट करेगा, और शादी करना उसका लक्ष्य नहीं है, अपने गैंग को आगे बढ़ाना उसका लक्ष्य है। तो अच्छा, शादी की आपने बात की, क्या मतलब हमने देखा है, फिल्मों में भी देखा है, वैसे रियल लाइफ में भी देखा है कि जो गैंगस्टर होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड से जिनका ताल्लुक होता है, उनकी कई कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उनकी शादियां भी होती हैं, गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? देखिए हैदर साहब, ये सवाल बहुत सारे मीडिया पर्सन ने कहा भी, चलाया भी, लेकिन हकीकत जो मैं बताता हूँ आपको कि लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और जो दूसरे गैंगस्टर इनके लाइन से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी की कोई पत्नी नहीं है। इक्का दुक्का गैंगस्टर जो है उन्होंने शादी करी है, वो भी कुछ वक्त पहले शादी करी है। लेकिन अधिकतर जैसा मैं बताया, ये लंगोटधारी है, ये बलकारी, ये हनुमान जी के भक्त हैं, और जिनका ताल्लुक पंजाब से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, और ये अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और फॉरेन कंट्री में भी जो इनके एसोसिएट्स हैं वो वहां पर एक्टिव हैं। इनको अलग अलग कंट्री से अच्छे अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं। जिगाना जैसी पिस्टल जो है वो इनके पास पहुंच रही है, AK-47 इनके पास पहुंच रही है, हैंड ग्रेनेड इनके पास पहुंच रहे हैं, राइफल इनके पास पहुंच रही है। बिल्कुल, तो ये एकदम बिल्कुल एक बड़ी क्राइम कंपनी है। हॉलीवुड की फिल्मों में आप जिस तरह से जो देखते हैं वेपन, बहुत सारे वेपन इन गैंगस्टरों के पास है, और ये जब कोई वारदात होती है तो उसकी गवाही देते हैं ये सारे वेपन्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि एक फ़िल्म देखी थी, उसमें एक डायलॉग था जो मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है कि खौफ ख़त्म, कंपनी ख़त्म। तो कंपनी फ़िल्म का शायद ये डायलॉग है। तो मुझे ये बताएं, क्या दाऊद इब्राहिम का खौफ ख़त्म, डी कंपनी ख़त्म? मैंने छोटा शकील का एक कई बार इंटरव्यू में, तो मैंने उससे पूछा था, छोटा शकील से भी, कि क्या डी कंपनी की धमक खत्म हुई, तो उसका कहना था कि हम व्हाइट कॉलर में हमारा काम अब ज्यादा हो गया है। तो अच्छा, तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे दाऊद इब्राहिम के बारे में, क्योंकि दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त कहाँ पर है और दाऊद इब्राहिम क्या कर रहा है, और ग्लोबल टेररिस्ट है। कई ऐसे मौके आए जब दाऊद इब्राहिम को भारत की एजेंसी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन इतना जरूर है हैदर साहब कि भारत में एक हिंदू डॉन है और एक मुसलमान डॉन है। लोग ये मानते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जिस तरह से जो दाऊद इब्राहिम का कद था, वो कद लॉरेंस बिश्नोई का हिंदुस्तान में बना, लेकिन इनके गैंग में विरोध भी हुआ, इनके गैंग में फूट भी पड़ी, और अब ये अलग अलग भी हो गए हैं। और भारत की एजेंसियां, ये जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने भी ये चाहे वो टेररिस्ट बन रहे हैं या विदेशी धरती पे जाके सेटल हो रहे हैं, इनको न केवल पकड़ रही है बल्कि इनको भारत भी लेके आ रही है। हाल में अभी कई ऐसे गैंगस्टर हैं, टेररिस्ट हैं, जिनको की NIA और दूसरी एजेंसियां भारत लाने में कामयाबी हासिल करी है विदेशी धरती पे। तो ये एक बड़ी सफलता है अपराध के खिलाफ भारत की एजेंसियों की, और जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क हो, क्राइम कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और अभी भारत की जो हिट लिस्ट है, जिसमें से आतंकवादियों को या क्रिमिनल्स को या गैंगस्टर को वापस भारत लाना है, तो उसमें दाऊद इब्राहिम का नंबर कौन से उस पे आता है? देखिए, दाऊद इब्राहिम लगातार भारत का दुश्मन नंबर 1 है, ग्लोबल टेररिस्ट है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया है। और
हमारी एजेंसियां लगातार ये कोशिश में रहती है कि उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको भारत लाया जाए, उसके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उन पर ट्रायल शुरू किया जाए, उसके एसोसिएट्स पकड़े जाए। और हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने इस पे काफी मेहनत की है। नहीं, वो लिस्ट में कौन से नंबर पे नाम आता है? आपने कहा ना कई दहशतगर्द हैं जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम कौन से नंबर पर है? देखिए, बिल्कुल इसका मैं आपको जवाब है ना साहब, आप ही की तरह से जब जैसे आपने बताया था, आपको एक फिल्म का डायलॉग याद आएगा, तो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है कि वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको करेक्शन करूंगा, असल जिंदगी में डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन भी नहीं है, सब कुछ संभव है। और कभी भी कोई अच्छी खबर आपको हो सकता है कि सुनने को मिल जाए। बस मिलेगी तो फिर अच्छा है, वहाँ से आप बीपर दे रहे होंगे, यहाँ से मैं ऑनलाइन होऊंगा चैनल्स पे। तो देखिए, हम तो दोनों साफ़ी हैं, हमारा ताल्लुक़ एक ही बिरादरी से है, आप भी साफ़ी हैं, मैं भी। हमारा किसी भी से हमदर्दी या किसी से नफ़रत नहीं होती, बल्कि हमारा ताल्लुक़ ख़बर से होता है। हमें ख़बर चाहिए होती है क्योंकि ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, हमारा बिज़नेस है, हमारी जॉब है। तो हम तो यही चाहते हैं कि नाज़रीन के जो सहाफ़ी होता है उसका ताल्लुक़, उसकी कोई सरज़मीन नहीं होती है, उसका ताल्लुक़ किसी चीज़ से नहीं होता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि आवाम तक वो सही बातें, वो सही चीज़ें जो हैं वो आवाम तक पहुँचाएँ। इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि हम हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही प्यारे साफ़ी भाई आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हमें लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि कोई ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो हिंदुस्तान में भी वायरल हो, लोग उसको देखना चाहें, और पाकिस्तान और दूसरे विदेश मुल्क यानी कि बैरून मुल्क में भी उसको लोग देखने के काबिल समझें और उसको देखें, उस पर कमेंट्स करें। तो हमने डिसाइड करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकाला। कोशिश करेंगे कि आइंदा भी जो है आनंद तिवारी साहब से कोई अच्छी बड़ी खबर होगी, क्योंकि भारत में एक वाहिद क्राइम रिपोर्टर हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, जो कि जिनको पूरी तरह जो है वो गैंग वॉर पे, गैंगस्टर्स पे कमांड हासिल है। तो आनंद तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे ज़ीरो से डिजिटल हमारा चैनल है, उसमें आपने अपने इजहार किया, बल्कि ऐसी मालूमात दी जो शायद मैं तो खैर नहीं जानता था, लेकिन हमारे नाजरीन को भी नहीं पता होगा। वो यकीनन जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उससे लोगों को काफ़ी मालूमात में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। फिर इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात भी रहेगी और बातचीत भी रहेगी। शुक्रिया, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। जी नाज़रीन, आपने आज हमारे पॉडकास्ट ज़ीरो से डिजिटल में देखा पड़ोसी मुल्क भारत से क्राइम रिपोर्टर आनंद तिवारी को, जिन्होंने बताया एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में जो कि गैंगस्टर सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से जिसके चर्चे हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आनंद तिवारी से हमने पूछा ज़ीरो से। तो आप भी अगर किसी के बारे में मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं, कोई आपका हीरो है किसी के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर, कोई ऐसी पॉडकास्ट जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं ज़ीरो से, तो ज़ीरो से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप मुझे यानी ज़िल्ले हैदर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।